देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है आपके पास, जिसमें हमें एक ईआरपी छोटा सा मॉड्यूल परफॉर्म करना है। देखिए मैनुअली तो हमने जनरल एंट्रीज बनाई होंगी, ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट वगैरह। अब हमें ये एक्सेल पे परफॉर्म करना है। 3 शीट्स पे हमें वर्किंग करनी है। पहली शीट पे जो आप लोग स्केच ड्रॉ करेंगे वो करेंगे जनरल का। दूसरी शीट पे आप स्केच ड्रॉ करेंगे ट्रायल बैलेंस का। और तीसरी शीट पे जो स्केच ड्रॉ करेंगे वो आप लोग करेंगे इनकम स्टेटमेंट का। तीसरी शीट पे जो स्केच ड्रॉ करेंगे कैसे करेंगे, इनकम स्टेटमेंट का। यानी कि जैसे ही अब आप यहाँ पर आके जनरल एंट्रीज परफॉर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली पूरा ट्रायल बैलेंस भी परफॉर्म करके लेकर आएगा और ऑटोमेटिकली पूरी इनकम स्टेटमेंट भी परफॉर्म करके लेकर आएगा। हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लाजिम सी बात है, ऐसे तो नहीं करेगा, हमें पहले कुछ फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग करनी पड़ेंगी। और फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग कैसे और कहाँ पे करनी पड़ेंगी, फॉर्मूले कहाँ पे अप्लाई होंगे। यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे तो हमें एंट्रीज परफॉर्म करनी है। तो फॉर्मूले आपके पास आप लाएंगे आपके ट्रायल बैलेंस में और आपकी इनकम स्टेटमेंट में। सही है। और सबसे पहले जो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। सबसे पहले जो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कहाँ होगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सम इफ एडवांस का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, सम इफ एडवांस। अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो सेम वो फॉर्मूला यहाँ पर आके अप्लाई आपको अप्लाई करना होगा। गौर से देखिएगा, एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिएगा सामने। सबसे पहले इजिकल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले कह रहा है रेंज बताओ कि सम कहाँ से करना है। तो लाजमी सी बात है, ट्रायल बैलेंस का लिंक किससे बनेगा, जनरल से बनेगा। तो सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया, रेंज के लिए आप कहाँ चले आओगे, जनरल पे। और जनरल पे आके अकाउंट नेम से एक जहाँ तक के एंट्री परफॉर्म करनी है वहाँ तक के पूरा डेटा सेलेक्ट कर लोगे। अकाउंट नेम से लेके जहाँ तक के आपने एंट्री परफॉर्म करनी है वहाँ तक के पूरा डेटा सेलेक्ट कर लोगे। डेट का कॉलम सेलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि फॉर्मूला डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अकाउंट नेम से लेके जहाँ तक एंट्रीज परफॉर्म करनी है वहाँ तक के पूरा डेटा सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे रहते हुए F4 यानी कि डॉलर का साइन, यानी कि रेंज को फ्रीज करने के लिए, फिक्स करने के लिए लगाया जाता है। यहीं पे रहते हुए F4 करोगे और यहीं पे रहते हुए कॉमा। वापस आओगे आप ट्रायल बैलेंस पे, कॉमे के बाद वापस आओगे ट्रायल बैलेंस पे। और ट्रायल बैलेंस पे आने के बाद वो आपसे पूछता है यार पीछे आप रेंज तो लेके आ गए, क्राइटेरिया टारगेट क्या है। तो ट्रायल बैलेंस में आने का क्राइटेरिया टारगेट क्या होगा, जो भी पहला अकाउंट है वो पहला अकाउंट सेलेक्ट करोगे, जो भी पहला अकाउंट होगा, कॉमा। वो कहता है आपने रेंज दे दी पीछे, वहां से मैं समझ गया, क्राइटेरिया में आपने टारगेट डिफाइन कर दिया, सही में समझ गया। लेकिन जो पीछे रेंज लेकर आ रहे हैं वो तो एक बहुत बड़ी रेंज दी आपने, एक स्पेसिफिक कॉलम की सम नहीं बताया ना कि वहां से किस कॉलम का सम करना है आपने। तो अभी देखो फॉर्मूला में लगा किस में रहा हूँ, डेबिट में लगा रहा हूँ, तो लाजमी तो सम भी किसका करना होगा, डेबिट का करना होगा ना। तो कॉमे के बाद वापस जाओगे जनरल में और पूरा डेबिट का कॉलम सेलेक्ट कर लोगे जहां तक कि आपने एंट्री परफॉर्म करनी है। सही है। यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज और यहीं पे रहते हुए एंटर। ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। सेम यही फॉर्मूला आपके पास क्रेडिट में भी लगेगा, सेम यही फॉर्मूला आपके पास क्रेडिट में लगेगा, सिर्फ एक चेंज आ जाएगा। बता सकते हैं स्टूडेंट चेंज क्या आएगा, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एक चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा बताइए। वेरी गुड। पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डेबिट की बजाय आप क्रेडिट कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी का नहीं समझ आया तो फिर से देख लो, फॉर्मूला एक मरतबा सेम फॉर्मूला है, इजिकल्स टू सम इफ, जी अली फिर से देखिएगा, रिपीट ही कर रहा हूँ, इजिकल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले कह रहा है रेंज बताओ, तो रेंज के लिए आप कहाँ जाएंगे, जनरल में। और अकाउंट नेम से लेके जहां तक कि आपने एंट्री परफॉर्म करनी है वहां तक के पूरा डेटा सेलेक्ट कर लोगे। सही है। यहीं पे रहते हुए F4 और यहीं पे रहते हुए कॉमा। वापस आओगे ट्रायल बैलेंस में और ट्रायल बैलेंस में आने का जो भी पहला अकाउंट है वो पहला अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, कॉमा। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला था कैस। अब कहता है यार पीछे जो रेंज लेकर आ रहे हो वो तो एक बहुत बड़ी रेंज है, इस पे आके सम रेंज तो आप मुझे बताइए। तो अब देखो फॉर्मूला किस में लगा रहा हूँ, क्रेडिट में लगा रहा हूँ ना। तो अब किसकी रेंज लेनी होगी आपको वहां पर, जनरल में क्रेडिट कॉलम की। तो कॉमी के बाद वापस जाओगे आप जनरल में और पूरा क्रेडिट कॉलम सेलेक्ट कर लोगे जहां तक कि आपने एंट्री परफॉर्म करनी है। सही है।
यहीं पे रहते हुए F4, इस बात को याद रखना कि यहीं पे रहते हुए F4 करना है, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज, यहीं पे रहते हुए एंटर। अगर आपने ये करा कि F4 यहाँ पे कर दिया और ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया, लेकिन आप ट्रायल बैलेंस में गए और वहां पे आके आप एंटर प्रेस करें, तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लिंक जैसे आप ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो ट्रायल बैलेंस का लिंक उठा लेगा। तो इस बात को याद रखना कि जब डेबिट या क्रेडिट कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहीं पे रहते हुए F4 है, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज है, और यहीं पे रहते हुए एंटर। फिर ड्रैग करेंगे आप इसको भी नीचे तक। बैलेंस में सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, इजिकल्स टू डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। बैलेंस में सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, इजिकल्स टू डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, देन एंटर। और इसको भी आप नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। सही जी। ट्रायल बैलेंस का लिंक बना था जनरल जनरल से। इनकम स्टेटमेंट का लिंक किससे बनेगा बताइए? ट्रायल बैलेंस का लिंक बना था जनरल से, तो इनकम स्टेटमेंट का लिंक किससे बनेगा? गुड, ट्रायल बैलेंस से। और ट्रायल बैलेंस के सॉरी इनकम स्टेटमेंट के सबसे पहले जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा आपके रेवेन्यू में। फॉर्मूला क्या है गौर से देखिएगा, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ लिंक किसका आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस का, इजिकल्स टू सम एफ ब्रैकेट स्टार। सबसे पहले कहता है रेंज बताओ कि सिलेक्शन कहाँ से करनी है। तो अब वही बात, इनकम स्टेटमेंट का लिंक किससे बनेगा, ट्रायल बैलेंस से। तो सम एफ ब्रैकेट स्टार्ट के बाद आप चले आएंगे ट्रायल बैलेंस पे, और जितना ट्रायल बैलेंस है पूरा ट्रायल बैलेंस का डेटा सेलेक्ट कर लोगे, यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए कॉमा, वापस आओगे इनकम स्टेटमेंट पे, और इनकम स्टेटमेंट आने के बाद रेवेन्यू का जो भी पहला अकाउंट है, रेवेन्यू का जो भी पहला अकाउंट है वो पहला अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे। सही है, कॉमा। वो कहता है आपने पीछे रेंज ले ली वहां से ट्राई बैलेंस की, सही है, मैं समझ गया, क्राइटेरिया में आपने टारगेट डिफाइन कर दिया, लेकिन जो पीछे रेंज लेकर आ रहे हैं बड़ी रेंज है, वहां से स्पेसिफिक कॉलम की सम रेंज बताए ना। तो मुझे ये बताइए स्टूडेंट कि रेवेन्यू का ताल्लुक किससे होता है, डेबिट से या क्रेडिट से? रेवेन्यू की बिलोंगिंग किससे होती है, डेबिट और क्रेडिट? वेरी गुड, क्रेडिट से होती है। तो कॉमे के बाद वापस चलाओगे ट्रायल बैलेंस में और पूरा क्रेडिट कॉलम सेलेक्ट कर लोगे, यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज, वहीं पे रहते हुए एंटर। सही है। और जहां तक टोटल रेवेन्यू सॉरी जहां तक रेवेन्यू आ रहे हैं वहां तक फॉर्मूले को ड्रैग कर लोगे आप, जहां तक रेवेन्यू आ रहा है वहां तक फॉर्मूले को आप ड्रैग कर लोगे। और टोटल रेवेन्यू में सम का फॉर्मूला लगा देना या ऑल्टर इजिकल्स टू प्रेस कर देना। मैंने पहले ही बताया था शायद कि ऑटो सम के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्टर इजिकल्स टू। जैसे ऑल्टर इजिकल्स टू प्रेस करते हो तो ये जहाँ पे रेंज आप कर रहे होते हैं वो रेंज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो ऑल्टर इजिकल्स टू शॉर्टकट की होती है ऑटो सम के लिए। तो टोटल रेवेन्यू में या तो आप नॉर्मल सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बिल्कुल कर सकते हैं मंजर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बैलेंस का फॉर्मूला भी कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ एक चेंज आएगा, इजिकल्स टू सम एफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज कह रहा है तो ट्रायल बैलेंस में जाओगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करा, F4 प्रेस करा अपने फ्रीजिंग के लिए, कॉमा, वापस आओगे आप इनकम स्टेटमेंट में, जो भी COGS का पहला अकाउंट है पहला अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब COGS का ताल्लुक किससे होता है, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट से। तो कॉमे के बाद वापस जाओगे टीवी पे, ट्रायल बैलेंस से पूरा डेबिट कॉलम सेलेक्ट करोगे, यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज, और यहीं पे रहते हुए एंटर। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास परचेज रिटर्न वगैरह होगी तो वो नॉर्मल क्या होगा आपके पास, अगर यहाँ पे आपके पास परचेज रिटर्न वगैरह होती तो वो क्या हो जाता, वो नॉर्मल माइनस होके यहाँ पे शो हो जाता। सही ना? लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे परचेज रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगी, इजिकल्स टू जो भी आपकी परचेज आ रही है उसी पे क्लिक करके आप एंटर करेंगे। अगर रिटर्न वगैरह होगा तो वो तो नॉर्मल माइनस होके आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है तो क्या करोगे, इजिकल्स टू जो भी परचेज आ रही है उसी पे क्लिक करके आप एंटर कर दोगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसा आता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं बताइए? वेरी गुड, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
एक्सपेंस में भी सेम फॉर्मूला लगेगा जो हमने परचेज में सॉल्व करा है, सिर्फ फर्क क्या आएगा, उस वक्त परचेज का सेलेक्ट करे थे, यहाँ पे रन एक्सपेंस आएगा क्योंकि एक्सपेंस की बिलोंगिंग किस होती है, डेबिट से। तो सम इफ ब्रैकेट स्टार रेंज कर रहा है, तो ट्रायल बैलेंस में गए, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया आपने। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद आपने पूरा डेटा सेलेक्ट करा, यहीं पे रहते हुए F4 और यहीं पे रहते हुए कॉमा। वापस आओगे इनकम स्टेटमेंट में और जो भी एक्सपेंस का पहला अकाउंट है वो पहला अकाउंट सेलेक्ट कर लिया आपने, कॉमा। और एक्सपेंस का ताल्लुक भी किससे होता है, आपके डेबिट से। तो कॉमे के बाद वापस चले जाओगे आप कहाँ, ट्रायल बैलेंस में, और पूरा डेबिट कॉलम सेलेक्ट करोगे, यहीं पे रहते हुए F4, यहीं पे रहते हुए ब्रैकेट क्लोज और यहीं पे रहते हुए एंटर। जहां तक एक्सपेंस आ रहे हैं वहां तक फॉर्मूले को ड्रैग करा, टोटल एक्सपेंस में नॉर्मल सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया आपने। नेट प्रॉफिट या लॉस कैसा आता है बताइए। नेट प्रॉफिट या लॉस कैसे मालूम करते हैं। वेरी गुड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस, डन इट। सही जी। अब देखो यहाँ पर मैंने अपनी फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग कंप्लीट कर ली। अब मुझे सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर आके मैं एंट्रीज परफॉर्म करूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा ट्रायल बैलेंस परफॉर्म करेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरी इनकम स्टेटमेंट परफॉर्म हो जाएगी। सही है जी, फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग मैंने कर लिया। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं, यही ट्रांजेक्शन्स हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए आप लोग के पास क्या है, क्या रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या रहा है, ऑन इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹1 मिलियन। जल्दी से बताओ क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ऑन इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹1 मिलियन, क्या डेबिट करोगे क्या क्रेडिट करोगे। ऑन इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹1 मिलियन, वेरी गुड। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, डेट वगैरह आप जो भी दे देना। यहाँ पर आकर आप देखो मैं एंट्रीज परफॉर्म कर रहा हूँ, कैश इन हैंड, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, सॉरी। नरेशन आप दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ऑनर इन्वेस्टमेंट, डेबिट में डेबिट अमाउंट आ जाएगा 1 मिलियन और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा 1 मिलियन। सेकंड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है आपके पास। सेकंड ट्रांजैक्शन कह रहा है डिपॉजिट कैश इन बैंक ₹3 लाख, डिपॉजिट कैश इन बैंक ₹3 लाख। अब बताइए क्या एंट्री परफॉर्म होगी, डिपॉजिट कैश इन बैंक ₹3 लाख, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। वेरी गुड, HBL बैंक डेबिट, कैश इन हैंड क्रेडिट। ऐसे मैंने दे दी डिपॉजिट कैश इन बैंक, अमाउंट कितना था 3 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम लोग, क्या है आपके पास। अब है आपके पास परचेज ऑन अकाउंट ₹1,25,000, परचेज ऑन अकाउंट ₹1,25,000। बताइए क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें। गुड, परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। नेशन मैंने दे दी क्रेडिट परचेज, अमाउंट कितना था 125। नेक्स्ट आपके पास
receive interest from bank rupees 12,000, receive interest from bank rupees 12,000, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा बताइए। receive interest from bank rupees 12,000, डिपेंड करता है डेटा कैसा है फरहान, जरूरी नहीं है कि सम इफ ही हो, डिपेंड करता है जो भी डेटा हो। जी स्टूडेंट, क्या बनाएंगे, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, कैश तो नहीं आने वाला बिल्कुल भी। अच्छा जी, एंट्री जो डेबिट जो होगा वो होगा आपके पास एचबीएल बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और नरेशन दीजिए आपने, रिसीव इंटरेस्ट, अमाउंट कितना था 12,000। सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं क्या है आपके पास। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज रुपीज 1,50,000, पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज रुपीज 1,50,000, बताइए क्या करेंगे। गुड, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश इन हैंड क्रेडिट। वन 125, सॉरी 150। और लास्ट ट्रांजेक्शन है आप लोग के पास, सेल्स ऑन कैश रुपीज 2 लाख, सेल्स ऑन कैश रुपीज 2 लाख, बताइए। वेरी गुड, कैश इन हैंड डेबिट और सेल क्रेडिट। नरेशन मैंने दे दी, सेल्स ऑन कैश, अमाउंट था आपके पास 2 लाख। सही जी, तो यहाँ पर आके देखें हम आपकी एंट्रीज कंप्लीट हुई। अब मैं जब जाता हूँ ट्रायल बैलेंस में, तो ये देख लीजिए पूरा ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट करके लेकर आ रहा है, हमें इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है, ट्रायल बैलेंस का प्रूफ क्या होता है कि सही है गलत है, ट्रायल बैलेंस का प्रूफ क्या होता है कि सही है या गलत है। वेरी गुड, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं, डेबिट का आंसर आ रहा है आपके पास 17,87,000, यानी क्रेडिट भी यही आना चाहिए। ये देख लो, क्लियर है। और बैलेंस से लाजमी आता है नील आएगा, क्योंकि जब डेबिट और क्रेडिट ही बैलेंस हो गए तो बैलेंस से फिर नील ही आना है। और जब मैं आता हूँ इनकम स्टेटमेंट में, तो ये देख लो पूरा इनकम स्टेटमेंट भी खुद बना के लेकर आ रहा है, हमें इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल रेवेन्यू आया था आपके पास 2,12,000 रुपये की। सही है, परचेजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स रहा है 125 की, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था आपको 87,000 रुपीज़ की, लेकिन एक्सपेंस हो गए आपके ज़्यादा 1.5 लाख के। तो अभी नेट इनकम नहीं बल्कि नेट लॉस हुआ है अभी तक आपको कितने का, 63,000 रुपीज़ का। क्लियर है। तो ये था एक स्मार्ट ईआरपी मॉड्यूल, इसमें हमने क्या करा देख लो कि एक शीट पर अपने जनरल एंट्रीज परफॉर्म करी ऑटोमेटिकली पूरी, दूसरी शीट पर ऑटोमेटिकली पूरा ट्रायल बैलेंस बना के लेकर आ रहा है, और तीसरी शीट पे ऑटोमेटिकली पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के लेकर आ रहा है, हमें इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो एक मर्तबा की हमारी मेहनत इसमें ये ज़रूर है, याद रखिएगा। अच्छा जी, एक मिनट पे एक दो सवाल आ रहे हैं ऊपर, पहले मैं सवाल की जवाब दे दूं, फिर मैं आगे बताता हूँ मैं क्या बताना चाहता। तो कि तुम्हारा जो सवाल है कि अगर एक्सिट कर रहा हो तो मेरे दोस्त तुम रेंज पहले से एक्स्ट्रा दे के रख दो। आप पहले से एक्स्ट्रा रेंज दे के रख दें, ये याद रखिएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि जितना आपने ये, जैसे देखो जहाँ पे मैंने ये सिलेक्शन करी थी यहाँ तक, ज़रूरी नहीं है आप पूरे पूरे कॉलम की भी रेंज दे सकते हैं, तो कि वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। या अगर बाद में भी अगर तुम्हारी एक्सिट हो रही है तो यहाँ पे फॉर्मूले में आके सिर्फ तो कि तुम अपनी रेंज की जो सेल है वो यहाँ से सिर्फ सेल का नंबर चेंज कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि तुम्हें बार बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े। कि तुम यहाँ पर आओगे तो सिर्फ सेल का नंबर भी चेंज कर सकते हो, रॉस का नंबर भी चेंज कर सकते हो अगर तुम्हारा डेटा बहुत एक्सटेंड हो रहा है तुम्हारी रेंज से। सही है। अच्छा जी, एक दो सवाल ऊपर और थे। फरहान, ये शीर्षेनियों के मेरे दोस्त, मैंने पहले बताया था कि मास्टर एक्सेल में फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें हम बैलेंस का कॉलम सेलेक्ट करना होगा इन समय फॉर्मूला तो शो नेट फिगर ऑफ एनी अकाउंट इन इनकम स्टेटमेंट। कौन पूछा ये मंजर? मैंने देखो, तो मैंने कहा था कि अगर तुम चाहो तो जब मैं इनकम स्टेटमेंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मेरे दोस्त, तो जब मैंने इनकम स्टेटमेंट फॉर्मूला अप्लाई करे तो मैंने कहा रेवेन्यू में चाहे आप क्रेडिट का कॉलम सेलेक्ट करो चाहे बैलेंस का कॉलम सेलेक्ट कर लो। सेम कॉस्ट ऑफ गुड और एक्सपेंस में बनाते हुए मैंने डेबिट कॉलम सेलेक्ट करा था, तो मैंने कहा था चाहे आप डेबिट का कॉलम सेलेक्ट करो दोनों में या बैलेंस का कॉलम सेलेक्ट कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। सही है, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैं ये बताना चाहता था कि देखो एक मरतबा की हमारी मेहनत इसमें ज़रूर है कि हमने एक मरतबा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लिए और हमारा आंसर आ गया। सिर्फ एक मरतबा हमें फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, फिर जैसे ही मैं जनरेटिव फॉर्म करूंगा पूरा ट्रायल बैलेंस पूरी इनकम स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट करके लेकर आएगा, मुझे इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन लेकिन गौर से देखिएगा सामने। अब यहाँ पर आके फॉर एग्जाम्पल सारी चीज़ें हो गई, फॉर्मूला बेस्ड वर्किंग आपने कर ली, तमाम चीज़ें सही हो गई। सही है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर आके एक चीज़ मैं कर देता हूँ। ये देखो, मैंने क्या करा यहाँ पर, अपनी जो स्पेलिंग थी वो थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी। मैंने स्पेलिंग के यहाँ पे मिस्टेक कर दी है इसको, ये देख सकते हैं आप लोग। सही है। अब अगर मैं जाता हूँ ट्रायल बैलेंस में, ये देखो, अब जब मैं ट्रायल बैलेंस में गया तो पूरा आंसर मेरे पास गलत हो जाएगा, आपके सामने आ रहा है। सही है। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत दूर की बात है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत दूर की बात है। मैं इसको वापस सही कर देता हूँ। सही कर दिया मैंने। अब आंसर दिखाऊं? ये सही हो गया, ये देख लो फिर से स्टार्ट हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत दूर की बात है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है आपके पास परचेज। सही है। स्पेस एंटर। अब आओगे ट्रायल बैलेंस में, ये देख लो, अगर एक स्पेलिंग की मिस्टेक भी आती है तो पूरा का पूरा आंसर गलत आएगा। आपने तमाम चीजें फॉर्मूला बेस्ड रखनी सही करी तमाम चीजें, लेकिन अगर आपकी एक स्पेस की मिस्टेक भी आ गई तो पूरा आंसर गलत आएगा। कोई चीज है जो इससे बचा जा सके? मैं इसको सही कर देता हूँ पहले। अब देखोगे यहाँ पर आके तो ये देख लो, ये बिल्कुल फिर से सही हो गया आपके पास। कोई चीज है जो इससे बचा जा सके? मैंने कहा लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, मैंने कहा था जब फंक्शन मॉडलिंग का टॉपिक करवाऊंगा तो उसमें इसका कौन सा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कैसे बचा जा सकता है, बताइए। जी स्टूडेंट। नहीं, वेरी गुड जुबैर, बिल्कुल सही है। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन मैंने दो बताई थी, एक बताई थी सिंपल और एक बताई थी एडवांस। कौन सी डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे? कौन सी वैलिडेशन यूज करेंगे, सिंपल या एडवांस?
जी, वेरी गुड। यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा, हानि नहीं, एडवांस नहीं, डेटा वैलिडेशन सिंपल का इस्तेमाल होगा। डेटा वैलिडेशन सिंपल का कॉन्सेप्ट क्या आता है, याद है मैंने क्या कहा था? डेटा वैलिडेशन का सिंपल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे गलती आ क्यों रही है? यहाँ पे गलती आ इसलिए रही है कि जो टाइपिंग मैंने अपने ट्रायल बैलेंस में करी है, जो टाइपिंग मैंने अपने ट्रायल बैलेंस में करी हुई है, वो टाइपिंग मैं अपने जनरल जनरल में नहीं कर पा रहा, इसलिए वो गलत दे रहा है। तो इसका आसान सा हल क्या है कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीकेकार क्या था, याद है? जहाँ पे अप्लाई करनी होती थी, एक मरतबा देख लीजिए, जहाँ पे अप्लाई करनी होती थी पहले आप उस एरिया को सिलेक्ट करते थे। सिलेक्ट करने के बाद डेटा मेन्यू में आके डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद अलाउ में आप क्या लेते थे? लिस्ट। और सोर्स में उस एरिया को सिलेक्ट करते थे जिसकी आपको वैलिडेशन बनानी थी। तो सोर्स में क्लिक करके आपको लिस्ट किसकी बनानी है? ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स की। तो ट्रायल बैलेंस में आके जितने अकाउंट्स थे, सारे अकाउंट्स आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिए। जितने भी अकाउंट्स हैं सारे अकाउंट सेलेक्ट करें, डन ओके। तो अब इससे देखो फायदा क्या हो गया? इससे कई फायदे हो गए। पहला फायदा तो ये हुआ, ये देखो ये पूरी लिस्ट बन के आ गई। अगर आप लोगों ने ईआरपी सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटर अकाउंट से वर्किंग करी हो तो आप लोग को पता होगा कि उसमें क्या होता था कि जब जनरेटली परफॉर्म करते थे हमें लिखने की जरूरत नहीं होती थी कि जो भी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करना है, यहाँ से आके डेबिट सेलेक्ट करा और उसी के नीचे आपने क्रेडिट सेलेक्ट कर लिया। तो एक तो ये फायदा हो गया कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा क्या हो गया कि मेरा टाइम भी सेव हो गया। और तीसरा फायदा क्या हो गया कि मैं गलती से बच गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई वो ट्रायल बैलेंस का अकाउंट की ही बनानी। तो अब अगर गलती ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स में है तो गलती यहाँ पे भी रहेगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये आसान सा है। ये काम मैं पहले भी कर सकता था जब मैं आप लोग को बता रहा था, लेकिन मैंने खुद ही पहले नहीं समझाया क्योंकि मुझे तुम लोग को आखिर में समझानी थी डेटा वैलिडेशन। आगे समझ में? और ये याद रखिएगा, ये जो वैलिडेशन मैंने दूसरी शीट से जाके उठा लिया आराम से, तो ये 2013 से हमारे पास फैसिलिटी आई है। जो 2013 का एक्सेल हमारे पास आया है, 2013, 16, 19। अगर किसी का 2007 या 10 का एक्सेल इंस्टॉल हुआ है तो इसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि आप दूसरी शीट से जाके लिंक उठा सकें। सही है? बिल्कुल जुबैर, इसका अभी तक कोई हल नहीं आया मेरे दोस्त, इसका बिल्कुल कोई हल नहीं आया है। ये मसला तो है कि आप सर्च करके, लेकिन सर्चिंग टूल डेटा वैलिडेशन में अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। इस बात को याद रखना जुबैर। सही है? अच्छा, अब मैं क्या बता रहा था कि अगर किसी का 2007 या 10 का एक्सेल इंस्टॉल हुआ है तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? वो ट्रायल बैलेंस में दूसरी शीट से लिंक नहीं उठा सकता। तो उसको क्या करना होगा कि जितने भी अकाउंट नेम है ट्रायल बैलेंस के, वो यहाँ से कॉपी करवाएगा। जितने भी अकाउंट नेम है कॉपी करेगा, जनरल में आके बराबर में कहीं भी वो पेस्ट करवा देगा। सही है? और पेस्ट कराएगा फिर आराम से यहाँ पर आके वो वैलिडेशन अप्लाई कर सकता है। तो डेटा में डेटा वैलिडेशन और लिस्ट और सोर्स में ये एरिया सेलेक्ट कर लेगा, बस देन ओके कर देना। तो सेम शीट पे आप वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक बात को याद रखना, फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग का रूल होता है कि जब कोई आप सेम शीट पे लिंक बना रहे होते हैं ना, तो या तो जहां से लिंक बनाया गया है उसको राइट क्लिक करके हाइड कर दिया जाता है, राइट क्लिक करके उसको हाइड कर दिया जाता है। अगर हाइड नहीं करना चाहते, अगर हाइड नहीं करना चाहते तो इसकी ये जो फॉर्मेटिंग वगैरह आ रही है, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह को ख़त्म किया जाता है। और ये बॉर्डर्स वगैरह भी इसके ख़त्म कर दिए जाते हैं ताकि सामने वाले को पता ही ना चल सके कि हमने ये लिंक कैसे और कहाँ से बनाया है। तो ये याद रखिएगा, ये फंक्शनल मॉडलिंग का रूल होता है। सही है जी? तो ये था एक ईआरपी मॉड्यूल जो मुझे आपको परफॉर्म करना था। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, मैंने इसमें डेटेड इफ का फॉर्मूला करवाया था तुम लोग को। डेटेड इफ, दो डेट्स के कंपैरिजन के लिए, दो डेट्स का कंपैरिजन करना हो, कितने दिन कितने साल, ये वाला फॉर्मूला करवाया था। नहीं करवाया? चलो मैं करवा देता हूँ। फरहान, मैंने सिर्फ ये बताया मेरे दोस्त कि अगर आप कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग में लिंक बनाया जाता है ना, तो सामने वाले को ये पता ना चल सके हमने लिंक कैसे और कहाँ से बनाया है, तो उसको क्या किया जाता है, जहाँ से लिंक जिसका जिसका लिंक बनाया गया है उसको सेलेक्ट करके
उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से वाइट कर दें आप, और इसका जो बॉर्डर्स वगैरह थे यहाँ से आके इसके बॉर्डर को भी आप ख़त्म कर दें, तो ताकि सामने आपको यही पता ना चल सके हमने लिंक कैसे और कहाँ से बनाया है। क्लियर फरहान? और अगर ये कलर वगैरह नहीं ख़त्म करना चाहते या बॉर्डर को ख़त्म नहीं करना चाहते तो राइट क्लिक करके इसको हाइड भी किया जा सकता है। सही है, और अनहाइड करना तो राइट क्लिक करके अनहाइड कर दो, वो अनहाइड भी हो जाएगा इस तरह से। सही है। अच्छा जी, मैं लास्ट चीज़ बता रहा हूँ सबको, फिर क्लास ऑफ करेंगे। डेरिवेटिव का फॉर्मूला। एक आ गई आपके पास डेट ऑफ बर्थ और एक आ गई आज की करंट डेट, यानी कि सामने आपके पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ आ रही है और आज की करंट डेट आ रही है। फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट स्टार्ट डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा इनवर्ट कॉमास डी, इनवर्ट कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 27,191 डेज हो गए हैं आज पाकिस्तान को बने हुए, राइट। डी फॉर डेज। अगर डी हटा के मैं यहाँ पे कर दूं इस वक्त एम, तो 893 मंथ्स हो गए आज पाकिस्तान को बने हुए। अगर एम हटा के मैं इस वक्त यहाँ पे आके कर दूं वाई, तो बेसिकली 74 साल हो गए। डेटेड का फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है। डेटेड का फॉर्मूला याद रखिएगा किससे समझ आता है? दो डेट्स के कंपैरिजन के लिए, कि कितने दिन, कितने साल या कितने महीने हो गए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें और करंट डेट डालें तो टोटल नंबर ऑफ डेज, डी फॉर डेज बताएगा, एम फॉर मंथ बताएगा और वाई फॉर ईयर बताएगा। या ऑफिशियली अगर किसी बंदे की डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट डालें तो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, ये तीनों चीजें कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पाकिस्तान का आ रहा है कि मैंने अगर डेज देखने थे तो डी लिखा, अगर मंथ्स देखने तो एम लिखा, और अगर ईयर्स देखने तो मैंने वाई यहाँ पे लिख दिया। तो याद रखिएगा डेरिवेटिव का फॉर्मूला किससे समझ आता है? दो डेट्स के कंपैरिजन के लिए, कि कितने दिन, कितने साल या कितने महीने हो गए। तो ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करके बताएगा। लेकिन याद रखिएगा इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए वकास यही तो बता रहा है, वो डेज भी बता रहा है, मंथ्स भी बता रहा है, ईयर भी बता रहा है, यही तो बता रहा है, और क्या बता रहा है? या टाइम भी हो सकता है अब्दुल्ला पे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूं, वन फॉर्मूले में नहीं होता वकास, अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करोगे तब होगा, एक ही साथ शो नहीं होंगे डेज। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे अब्दुल राफे, ये थे टोटल नंबर ऑफ डेज आए आपके पास, सही है। और तुम चाह रहे हो कि भाई मुझे देखने चाहिए टोटल टाइम, यानी कितने घंटे हो गए पाकिस्तान को आने में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम किससे? 24 से। इसका फॉर्मेट चेंज करो, ये देख लो, ये टोटल घंटे बता रहा है कि आज पाकिस्तान को बने कितने घंटे हो गए। 6,52,584 आवर्स हो गए आज पाकिस्तान को बने हुए। आ गया समझे? तो फॉर्मूला जो भी था आपका, आपने मल्टीप्लाई बाय 24 करा उसको, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स बनाएंगे मैनुअली, फिर हमें अप्लाई करना होगा इस तरह से। सही है राफे? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके जो पीसी का, यानी कि आपके जो कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल में आके जो शॉर्टकट फॉर्मेट होता है ना, आपके कंप्यूटर में जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें जहाँ से रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन आप लोग चेंज करते हैं, उसके कंट्रोल पैनल के जो शॉर्ट डेट फॉर्मेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर ये फॉर्मेट होगा तभी आपका फॉर्मूला यहाँ पर आंसर लेकर आ पाएगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं लेकर आएगा। याद रखिएगा, अगर डेटा डिफ के फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है तो कंट्रोल पैनल में जो रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन होते हैं उसमें जो शॉर्ट डेट फॉर्मेट होना चाहिए वो TTM_MY होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस बात को याद रखना, वो एरर देता रहेगा। सही है।